प्रीति राठी केस 2013 के इस केस ने पूरे देश को रुला दिया। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं उसे आप सुनकर सिहर जाएंगे। आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। 2013 में घटी इस घटना में लगभग पूरा देश रोया था। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रही वकील ने इस अपराधी को महिला जाति पर अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया, और वही इस केस की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते समय एक ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर आपके आंसू आ जाएंगे। आखिरकार ये घटना कहाँ घटी और कैसे घटी, इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो तक जुड़े रहिए अंत तक। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये दिन आम लोगों की तरह आम दिन था, मगर दिल्ली में नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए दिन बेहद खास। पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर जा रही थी। मन में थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा कर दिखाया था जिस पर उसके परिवार वाले उस पर नाज करें। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। इस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया, एग्ज़ाम में शामिल हुई और पास भी हो गई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर ली गई। तब सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और ISS मुंबई के बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी, क्योंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। इसलिए उसे छोड़ने के लिए उसके चाचा चाची और उसके पिताजी उसके साथ जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस मुंबई से बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्द से ट्रेन में सवार हो जाती है। सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सीट पर जितने लोग थे उसके अलावा काफ़ी खड़े हुए भी थे। इसी के चलते उस बोगी में काफ़ी भीड़ थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच में एक युवक ने अपना चेहरा गमछे में छुपाया हुआ था और साथ में कैप भी पहनी हुई थी। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन कभी इधर तो कभी उधर घूम रहा था। वो बार बार प्रीति को झांकने की कोशिश कर रहा था। फिर प्रीति के परिवार वालों ने उस लड़के को नोटिस किया और काफ़ी सतर्क हो गए। खैर, भीड़ भाड़ और इसके बीच चलते पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होने लगती है। इधर ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ ही रही थी। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति अपने परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्रीति के पिताजी और चाचा चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं और वे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रीति काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए वे अपने परिवार वालों से थोड़ा पीछे चलती है। उसे लगता है कि वो काफ़ी पीछे रह गई, इसलिए वो अपनी स्पीड को तेज़ बढ़ाना शुरू करती है ताकि वो उन लोगों तक पहुंच जाए। अपने कदम तेज़ी से बढ़ाना शुरू ही करती है कि अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे के पीठ पर छुआ है। बेटी के कदम अचानक रुकते ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि किसने उसे छुआ। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपना चेहरा गमछे में छुपाकर उस बोगी में बैठा हुआ, जो लगातार प्रीति को देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो नकाबपोश लड़का एक डब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डब्बे से कुछ प्रीति के चेहरे पर फेंक देता है। जैसे ही फेंकी गई चीज़ प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, वो अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज़ सुनकर उसके पिताजी और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी आसपास खड़े हो जाते हैं कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। प्रीति और प्रीति का चाचा जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लग जाता है।
उन लोगों के हाथ भी जलना शुरू कर देते हैं। फिर भी सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिताजी और चाचा चाची तुरंत उसे उठाकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस लेकर चले जाते हैं, क्योंकि प्रीति काफ़ी तकलीफ में थी और जख्म भी काफ़ी गहरा लग रहा था। रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को बाबा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ही गंभीर थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल की बजाय गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इधर वे नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की इस चीख सुनकर अचानक प्रीति के नज़दीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत डिब्बे को उठाकर उसे समझने की कोशिश करता है कि उसका हाथ जल जाता है। समीर के हाथ जलते ही वह तुरंत समझ जाता है कि ये एसिड अटैक का मामला था। फिर समीर उस नकाबपोश का पीछा करने लगता है और साथ ही अपने दोस्तों को भी बोलता है। समीर और सलमान, दरअसल समीर और सलमान दोनों उसके दोस्त हैं और वो इनको कहता है कि उस नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश करें, और वो उनका पीछा करता है, लेकिन वो नकाबपोश लड़का उन तीनों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता। समीर शेख, सलीम और सलमान, इन तीनों का नाम याद रखिए, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मदद करवाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिताजी और चाचा चाची समीर शेख भी बाबा हॉस्पिटल जाते। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा शुरू कर देती है। समीर के जख्म ज़्यादा नहीं थे तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो वापस घटना स्थल पर आ जाता है। उसके बयान पर पंचनामा भी शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस वहाँ से सबूत इकट्ठा करती है, जो कि प्रीति को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में उसे गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन समस्या ये थी, गुरु नानक हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं था, वहाँ कोई अन्य सुविधा भी नहीं थी। इसके चलते प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में मनीषा हॉस्पिटल रेफर कर दिया और मनीषा हॉस्पिटल पहुँचते ही प्रीति का इलाज शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मनीषा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन जख्म इतने ज़्यादा थे कि वो अपनी आवाज़ भूल चुकी थी, यानी उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके गर्दन पर घाव काफ़ी थे, इसी कारण प्रीति का बयान नहीं लिया जा सका। प्रीति के शरीर पर गहरे जख्म होने पर मगर प्रीति का हौसला टूटा नहीं था और हिम्मत से लड़ रही थी। अभी भी चाहकर कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अपने हाथों में उसने पेन मांगने का इशारा किया। प्रीति लिखकर डॉक्टर और अपने माता पिता से बात करने लगी। इस एसिड अटैक को मीडिया को पता चला। इसके बाद वो अखबारों की सुर्खियां बन गई और देश भर में ये मुद्दा छा गया। लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतर और विरोध प्रदर्शन करने लगे कि जल्द से जल्द उसके अटैकर को सलाखों के पीछे होना चाहिए। पुलिस पर दबाव बनने लगा अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन समस्या ये थी कि अपराधी का कोई कहाँ भी सबूत नहीं मिल पा रहा था। पर अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया था और अपराधी की तलाश शुरू कर दी, मगर पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का लड़का प्रीति की बहन तनु को फ़ोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति की पुरानी जान पहचान थी। इसी बीच की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह राठी पुलिस को बताता है कि इस बात की जानकारी दे। पवन कुमार नाम के लड़के से ने फ़ोन करके प्रीति का हाल चाल पूछा। ये जानकारी हाथ लगते ही पुलिस वालों ने गवाह के आधार पर जो स्केच बनाया था, तो वो स्केच प्रीति को दिखाया जाता है, लेकिन प्रीति वहाँ पर अपने हाथों से 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुल और पवन। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का, इसलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद ये पवन हो सकता है। और क्या पता पवन ने पूछ लिया होगा कि प्रीति जिंदा है या मर चुकी है। शक के आधार पर पुलिस पवन को राउंड अप करती है। कुछ दिनों की खोजबीन के दौरान 9 मई 2013 को पुलिस पवन को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा भड़क जाता है
वो जल्द से जल्द इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करते हैं। साथ ही वो ये दुआ भी करते हैं कि प्रीति ठीक भी हो जाए। मगर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मनीषा हॉस्पिटल में आए उसे कई दिन हो चुके थे। यहाँ प्रीति की हालत ख़राब थी और उसे काफ़ी सर्जरियाँ भी हो चुकी थी। हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। मनीषा हॉस्पिटल के डॉक्टर को लग रहा था कि प्रीति की हालत ज़्यादा गंभीर है, तो उसे तुरंत बॉम्बे के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया ताकि उसे बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि इस केस से लोगों का सीधा जुड़ाव हो चुका था। पल पल लोग प्रीति की हालत के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति बॉम्बे के हॉस्पिटल में उसे लाया जाता है तो देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम बनाई जाती है। उन्हें प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। लाखों कोशिश करने के बावजूद उसकी हालत सुधरने की जगह और बिगड़ रही थी। अब प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। डॉक्टर फिर भी नहीं हार मानते और प्रीति की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। एसिड अटैक को लगभग 2 महीने हो चुके थे। अब प्रीति की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अंततः एक दिन 2 जून 2013 को दिल रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है। प्रीति के घर वाले मामले की सीबीआई जांच करते हैं और अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। प्रीति के शव के अतः सरकार और सीबीआई की जांच मिलने का आश्वासन मिलते ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि उसके कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पवन कुमार के नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि पवन के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब पवन के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर पर जांच करवाते हैं और उन्हें पता लगता है कि 2 मई यानी घटना के दिन पवन कुमार दिल्ली में नहीं बल्कि रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन की फ़ोन की लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि पवन वास्तव में मुंबई में नहीं बल्कि रोहतक में था। पुलिस की इस बड़ी नाकामी के बाद इस बात की भी संकेत थे कि पुलिस अच्छे से छानबीन नहीं कर रही। इन सब के चलते इसलिए प्रीति के पिताजी कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और इस केस को सीआईडी मुंबई को सौंप दिया जाता है। जब यह केस सीआईडी के हाथ में आता है तो सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाते हैं कुछ अधिकारी। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस वालों को बताता है कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार का नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज किया, लेकिन प्रीति ने उसे साफ मना कर दिया। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पुलिस के हाथ एक बड़ा क्लू लगा था। पुलिस तुरंत ही अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। 1 मई 2013 तुम कहाँ थे? अंकुर से ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन अंकुर पवार सही ढंग से उस जवाब का उत्तर नहीं दे पाता और वे अपना बयान बदलता रहता है। तभी पुलिस वालों का ध्यान उसके हाथ की तरफ जाता है। उसके हाथ कुछ जले हुए थे, जैसे कि एसिड के दौरान होता है, और उनका ये शक भी गहरा हो जाता है कि इसी ने ये एसिड अटैक किया है प्रीति पर। जब उसे कड़ाई से पूछते हैं तो अंकुर पवार ये मान लेता है कि उसी ने ही प्रीति राठी पर एसिड अटैक किया। फिर पुलिस अंकुर पवार को हिरासत में ले लेती है। उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसे जे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू कर देती है। दरअसल वो प्रीति को पसंद करता था और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया। इसी वजह से वो
चिढ़ गया। प्रीति ने इंडियन नेवी में सरकारी नौकरी हासिल कर ली, जबकि वो खुद बेरोजगार था और उसके घर वाले उसे ताना मारते थे। इसलिए वो प्रीति को सबक सिखाना चाहता था। जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तब अंकुर उस पर एसिड फेंकता है। अंकुर ने जरूर अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी। इसलिए अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में पुलिस लग जाती है। सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि अंकुर को एसिड किसने दिया। जब जांच पड़ताल में पता चलता है, मुकेश भार्गव नाम का एक दुकानदार उसके पास अंकुर जाता है और उसे बोलता है कि उसने अंकुर नाम से एक बैटरी की दुकान खोली है, वो उससे काफ़ी बैटरियाँ लेगा, उसे सैंपल के लिए थोड़ा तेजाब चाहिए। तभी दुकानदार उसे हॉर्लिक्स में 2 लीटर एसिड दे देता है। सबूत और भी मजबूत होने के लिए अंकुर की फ़ोन डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है अंकुर 1 मई निजामुद्दीन स्टेशन पर था और उसकी लोकेशन 2 मई यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। अब सिर्फ उन गवाह को सामने लाया जाना बाकी था जिस गवाह ने अंकुश का चेहरा देखा था। बाद में उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। तभी समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही पुलिस वाले को बताते हैं कि ये वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर एसिड फेंक कर पीछे की ओर मुड़ता है तो उसका चेहरा अंकुर पवार का चेहरा देख लेते हैं। इन दोनों ने भी उसे पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डब्बा घटनास्थल पर बरामद किया वही डब्बा अंकुर के हाथों में उसने देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालिया नाम का एक व्यक्ति अंकुर की पहचान करता है और उसके अलावा अन्य व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करते हैं। अब सबूत काफ़ी पुख्ता हो चुके थे, चार्जशीट उसके नाम फाइल हो चुकी थी। मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एड सेक्शन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। ये जानकारी आपका खून खोल देगी। जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया गया तो वह मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन देते हुए वहां पर आता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कुल 33 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में आकर सलीम शेख, सलमान शेख अंकुर की पहचान करते हुए गवाही देते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट के द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को IPS की धारा 302 और धारा 326B के तहत दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगता है। यह भारत में पहली बार हो रहा था कि किसी एसिड अटैकर को मौत की सज़ा सुनाई दी। इस मामले की पैरवी कर रही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर AM चिल्मर ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। इसी मामले की सुनवाई कर रहे जज ने यह फैसला सुनाते हुए टिप्पणी किया कि प्रीति का जब चेहरा एसिड अटैक से झुलसा था तो उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था, अगर प्रीति अपना चेहरा देख लेती तो क्या पता वो अपने आप को ही मार लेती। अंकुर की दरिंदगी को पढ़ने के लिए काफ़ी है। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल इंसान था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब जज ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई तो उसके चेहरे पर डर का भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उस बात का उसे कोई अफसोस नहीं था। वो कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। मुंबई स्टेशन कोर्ट से पहले ही अंकुर को फांसी की सज़ा मिली, मगर अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जस्टिन VP धर्माधिकारी और जस्टिन PD नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने सेक्शन कोर्ट में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाहिर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।